नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में। पिछले भाग में हमने सुना कि डॉक्टर शुक्ला बिनती को लेकर गांव चले जाते हैं क्योंकि उसके एक ही महीने में शादी होने वाली होती है। मगर बिनती जाने से पहले चंदर से काफी दुखी होकर जाती है। साथ ही साथ उसके लिए चिंता भी करती है। जब चंदर घर पर अकेला होता है तो पम्मी वहां आ जाती है और वह मसूरी से वापस लौट आती है। आते ही जब वह देखती है कि चंदर कुछ उखड़ा हुआ सा है, तो वह चंदर के साथ घूमने चली जाती है। अब आगे सुनते हैं और बढ़ते हैं। एक दिन रात को जब वह लौटा, तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वो पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहां इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और नीरसता थी, वही हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वो भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता, तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता हो। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कन्वोकेशन हो गया? डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता ने से चंदर ने कहा। बहुत ठीक। अब डी लिट की तैयारी करो। तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? वो ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो। क्यों, महाराजी ने ठीक से खाना वाना नहीं दिया? नहीं, चंद्र हंसकर बोला, बिंती की शादी ठीक ठाक हो गई। बिंती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, बिनती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर है? चंद्र को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी जल्दी बिनती लौट आई? बिनती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंद्र का साहस ही नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिनती बैठी सिल पर उड़द की दाल भीगी पीस रही थी। बिनती ने चंद्र को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली ही नहीं। चंद्र ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंद्र है, आओ बेटवा, हम तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होता का भैया, जौन बता रहा भाग में वही भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ई हमरी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही तौन जमी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकिनी बिटिया न दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई। भैया, हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। बिनती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो हो। अब रोय रोय के काहे जीव हलकान करत हो। गुणवंती बिटिया बाई हजार नाई की बिटिया के लिए गोड़े गिरी हैं। अपना एकांत होई के बैठो। महाराजी ने पूड़ी उतारते हुए कहा।
आखिर बात क्या हुई महाराजिन? चंदन ने पूछा। महाराजिन ने जो बताया उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्ण मना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था और वह तो था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की अंगुलियां गायब है। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से बिन्ती को उठवा दिया। फिर बहुत लड़ाई हुई। लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 मुहावरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया। सहसा बुआ आंसू पहुंचकर गरज उठी। इन्हें का हुई गवा रहा। इनकी मती मारी गई। गुस्से में आए कि बिन्ती को उठवाए ली। अब हम ऐती बड़ी बिटिया लई के कहाँ जाए। अब हमारी बिरादरी में कौन पूछिएगा। ये ऐता पढ़ लिख के इन्हें का सूझा। अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले आई। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते। लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते बुआ। तुम भी गजब करती हो। चंद्र बोला। भैया जे के भाग में लंगड़ा लूला बदा होई होगा वही मिली। लड़कियन को निभा करे चाही की शकल देखे चाही। अब हित ब्याह के बाद कोनो के हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली की हांडी चाटे। हम रहे तो जब बिनती 3 बरस की हुई गई तब उनकी शकल उजेले में देखा रहा। जैसा भाग में रहा तैसा होता। चंदर ने विचित्र हृदय हीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि बिनती को पढ़ाऊबे ब्याह ना करबे रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वे फिर रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मर गई कुलबोरनी कुलच्छनी अभागिन। सहसा बिनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी। वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने। अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी न मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं। मैं साफ कह देती हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो भगवान का भजन करो। समझी कि नहीं। चंदर ने ताज्जुब से बिनती की ओर देखा। वो वही बिनती है जो माँ जी की जरा जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछलकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली। अब बहुत जबान चले लगी है। कौन है तोर जय के बल पर ये चमक दिखावत है। हम काट के धर देवे तो के बताए दे हुई मुंह झौसी। ऐसी न होती तो काई दिन देखे पड़त। उन्हें तो खाई गई हमहू का खा ले। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली। तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं। बिनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंद्र स्तब्ध हो गया। यह बिनती पागल हो गई है। अपनी माँ को क्या कह रही है। छी। बिनती पागल हो गई हो क्या। चलो उधर। चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर। हम भी आदमी हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें। और तुमसे क्या मतलब। और तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। क्या है ये सब। तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या। बिनती ये क्या हो रहा है। सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली। मामा जी मुझे दीदी के पास भेज दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा बेटी। अच्छा जाओ चंदर जाओ। डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई तो बुआ जी से बोले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा। हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलबे। हम तो मर जाए तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हो। इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी। अब हम तुम लोगन की शकल न देखबे। हम मर जाई तो चाहे बिनती को पढ़ाई हो चाहे नचाई हो गवाई हो हम अपनी आंख से न देखबे।
उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था, महज एक अमंगल छाया की तरह। कभी-कभी बुआजी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए थे। दूसरे दिन बिन्ती उठी और महाराजिन के आने से पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिन्ती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को भी कुछ नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया। चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिन्ती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी ले। चंदर चुपचाप गया। बिन्ती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर, ये पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिन्ती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है। वहां 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आगे जब तक वह चाहे पढ़े। अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊं, तुम पढ़ाते रहना। बिन्ती आ गई और तश्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। दो एक रोज की बात दूसरी होती है, एकदम से साल भर के लिए। आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता हूँ। चंद्र बोला, घर के वातावरण और वहां के वातावरण में बहुत अंतर होता है। "हम्म, हाँ यह भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ देखकर। और बिंती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी है, बुरी तरह सड़ गई है। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंद्र बहुत अचल से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक समस्याओं, परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया है। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। यह तो जब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात की अच्छा सा लड़का ढूंढो। मैं ना बिन्ती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिन्ती, जो और चाय ला रही थी, फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी, आप ना जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा बेटी, अ, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआजी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, ये 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 से मैंने से तुम्हें तुम्हें धीरे धीरे मिलते रहेंगे। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे ही नहीं। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई। लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो।
दुनिया में भाइयों अपना ने होत, अपनी लड़की को ब्याह दियो और हमारी लड़की को। फिर बिंती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती थी तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या क्या सोचा करती। चंद्र को बड़ा ताज्जुब हुआ था बिंती को देखकर। जब बिंती खुश थी, बोलती चाहती थी, तो चंद्र बिंती से चिढ़ गया था। लेकिन बिंती के जीवन का ये नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बातें करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिंती ज्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंद्र यूनिवर्सिटी से लौट कर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिंती एक तश्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिंती, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिंती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर। बिंती एक फीकी हंसी हंसकर बोली। आखिर नारी का भी तो एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना, तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए। फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया, तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसीलिए नहीं बनी हूं कि दुनिया मुझे कुचलती भी रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी तो कोई चीज है। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत भी तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंद्र का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। और अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर नृशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंद्र के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिनती का उदास का मौन देखकर, लेकिन बिनती के स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया था और वह इस स्वाभिमान को तोड़ कर रहेगा। उसने ऐसा सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जैनी कहीं गई थी। बटी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थी, जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी पर सातों रंग की छायाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंद्र ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर अपनी सुकुमार अंगुलियों से चंद्र के हाथों को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेर कर चंद्र को देखने लगी। चंद्र ने देखा वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। मम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंद्र थोड़ी देर चुप लेटा रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर अंगुलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतना घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है।
ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं, तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मांसल बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। ही चंदर के होठों को अपनी अंगुलियों से दबाती हुई पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो, बोलते क्यों हो। चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेट रहा। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रह कर चूम रही थी और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम, सुकुमार गर्दन से छूटने पर अंगुलियां लाजवंती की पंक्तियों की तरह सकुचा जाती है। माला खोल ली और उसे उतारकर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफनकर छलक पड़ी। चंद्र को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सहर सियर उठे हैं और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वह उठकर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ रही। तरुणाई का चांद टूटकर दो टुकड़े हो गया था और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंद्र को लपेट लिया। चंद्र ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी का दीप शिखा सा तन चंद्र के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंद्र के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंद्र ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, इतना नशा, ठाए। सहसा बाहर बंदूक की आवाज हुई। चंद्र चौंक उठा। उसने अपने बाहुपाश ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंद्र ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर सी चंद्र की गोद से एक और लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश ही नहीं था। चंद्र ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नशे में चूर पलकें चूम ली। ठाए। बंदूक की दूसरी आवाज हुई। चंद्र घबरा कर उठा। यह क्या है पम्मी। होगा कुछ, जाओ मत। अलसाई हुई नशीली आवाज में पम्मी ने कहा और उसे फिर खींच कर बिठा लिया और फिर बाहों से उसे समेटकर उसका माथा चूम लिया। ठाए। फिर तीसरी आवाज हुई। चंद्र उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा, बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वो पिंजरे के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घावों से बर्टी के पतलून पर खून चू रहा था। चंद्र को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में से इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना। और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के। मार क्यों डाला उसे। चंदर ने कहा। तुमसे मतलब, तुम कौन होते हो पूछने वाले। मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला। बट्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पहुंचने लगा। फिर चंदर के पास आया। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंद्र का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुक कर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी, पागल हो गए क्या।
चंद्र ने उसका कंधा पकड़ाकर हिलाते हुए कहा, यह क्या नाटक हो रहा है? बटी ने आंखें खोली और चंद्र को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जैनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जैनी से मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूंगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहो हाँ। हाँ, कहा था, चंद्र बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने, तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूंगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए था, तो मैं कहूंगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुंच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो यह उसका अन्याय है। वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था और फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी जिंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की जिंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी यह असीम बेहयाई है। मैंने इसे वह सत्य सिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वह चरम सत्य क्या है? वह सत्य यह है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है, और आदमी की हत्या गला घोंट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो। ओह हाँ, अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा, और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया, और चंदर उसके वश की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बटी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया, यह उसकी समाधि है। और देखो, आते आते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है। समझ लो वह सेंट पैरेट संत सुखदेव हो गया है। अच्छा, अच्छा। चंद्र तो सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो, रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा, और पास आकर चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं कि पहले मैं एक असाधारण आदमी था? अब भी हो, चंद्र हंसते हुए बोला। नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूं कपूर। देखो, तुम्हें आज रहस्य बताऊं। वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उनका निषेध करता चलता है। और जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूंगा कि असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बटी? तुम तो दर्शन की भाषा में बोल रहे हो, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। भाई, चंद्र ने कौतूहल से कहा, देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया। चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों न हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है तो जो अपना निषेध कर दे। लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ते किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज। मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी मर गई। और बटी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। चंदर घर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों से सेहरा दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेलकर वह आ रहा था। वह पम्मी के होठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था, और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। वह सिर से पैर तक एक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसे उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। बिनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था, वह भी शांत हो गया था। बिनती ने आकर खाना रखा। चंदन ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिनती, आज तुम भी खाओ।
नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी। चंद्र ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा और बिंती के पीठ में घूंसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे, लेखा पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। बिंती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रुखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदर ने जब वह यहाँ आई थी तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी। इसलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी बहू पर रखा रहता था। आज चंदर ने उसको इतनी दुलार से बुलाया तो लगा वह जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती। वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंदर ने एक कौर बनाकर बिंती के मुंह में दे दिया। बिंती ने खा लिया। चंदर ने बिंती की बाहों में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का? इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। हूँ। बिंती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़ते रहते और हमें इल्जाम लगाते। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिंती शाल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो, इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छील कर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिंती के मुंह में दे दिए। बिंती ने धीरे से चंदर की अंगुली दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। बिंती उसी के पलंग पर पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ, याद है। अब कहो, तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंद्र आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? बिंती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वो अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिंती हल्की बादामी शाल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते। आंख में एक नई चमक। चंद्र थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिंती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिंती के माथे पर अपने होठ रख दिए। बिंती कुछ नहीं बोली। चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंद्र के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी अंगुलियां चिटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया, लाओ सिल दूं। चंद्र को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। बिंती कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिंती की बात दूसरी है। बिंती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिंती आई और उसके कफ में बटन सीलने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात कहे, मानोगे? क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है। वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। यह बात गलत है बिंती। तुम इसीलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, यह नहीं। उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी। कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए हो? पहले मैं भी यही सोचता था बिंती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तिखी है, तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है? गलत?
ये तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिंती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष भी खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो यह तो हमारी एक कवित्वमयी भूल होगी ना। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरी के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां दी। एक बोली, देवता मेरे, मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीप शिखा सी लहराकर बोली, दुनिया कुछ कहे, अब तो मेरा तन मन तुम्हारा है। मैं तो बेकाबू हूँ, मैं करूं क्या? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मेरी तरुणाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसा नशा पिला दिया है तुमने। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों में मेरे नरम गुलाबी होठ समेट लो ना। बताओ बिंती, क्यों पहली की भावना ठीक है और दूसरे की प्यास गलत? बिंती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर, तुम बहुत न गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ। जिसके जीवन में वो प्यास जग जाती है, वो फिर किसी भी प्यास या सीमा तक गिर सकता है। लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है बिंती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितने दिन टिकी? और तुम ये कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज ही की घटना लो। तुम यह तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर उसकी बात जाने दो, बिंती बोली। नहीं, बात आ गई है तो मैं साफ कहता हूं कि आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों? जानती हो, पम्मी ने आज अपने बाहुपाश में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद में मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूं। ये वासना का ही तो दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है? बिंदी कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं बिंती? क्या? बहुत अजब सी बात है। सोच रहा हूं पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली। और मैं जानता हूं यह कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। बिंती थोड़ी देर तक तो चुपचाप अपने पांव की ओर देखती रही, फिर शाल के छोर से एक डोरा खींचते हुए बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो। इतने महान हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सब से ज्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है, तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई है। तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंद्र ने अपने हाथ से बिंदी का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं, उसे कुरेदने से क्या फायदा? अच्छा, अच्छा, ठीक। चंद्र का हाथ हटाकर बिंती बोली,
लेकिन पम्मी को अपनी जिंदगी से हटा दो। यह नहीं हो सकता बिंती। चंद्र बोला, और जो कहोगे मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी, चंदन मुझे ना शर्मिंदा मत करो। काफी रात हो गई थी। चंदन लेट गया। बिंती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिंती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी तो पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला वो अगर पाप है, तो आज चंदर ने जो बिंती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी? उसके बाद बिंती को वो बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो बिंती को भी ले जाता था। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों की दावत की। बिंती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिंती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिनती कुछ क्षण तक एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई जरूरत हो तो जरूर लिखना, मैं चली आऊंगी, समझे? और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिंती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं हम अगले भाग की ओर। बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि आपने हमारे चैनल को स्पिरिट्स ऑफ इम्बाइब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिएगा। धन्यवाद।